नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले पहुंची संतरा नगरी। कहा, मेरा जीवन ब्रेकिंग न्यूज नहीं, मैं वास्तविक जीवन जीती हूं। जैसा भाजपा का एक्शन होगा वैसा ही शिवसेना का रिएक्शन होगा। शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री उदय सामंत का विपक्ष को करारा जवाब। और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा नेता बावनकुले का राज्य सरकार पर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले अपने विदर्भ दौरे पर पहुंची। इस दौरान नागपुर एयरपोर्ट पर सुप्रिया सुले ने साफ शब्दों में कहा कि उनका जीवन ब्रेकिंग न्यूज नहीं है और वो वास्तविक जीवन में जीना पसंद करती है। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में जारी कुछ राजनीतिक विषयों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी अपने अंदाज में दिए। इलेक्शन आणि कुठलीही राजकीय संघटना कुठलीही या देशातली जी काम करते ती इलेक्शन किंवा इलेक्शन नंतर लोकांच्या सेवा किंवा स्कीम इम्प्लिमेंटेशन याचं सातत्याने काम 24/7 करतच असते। मला असं वाटतं माननीय आदरणीय अजितदादा ह्याच्यावर सविस्तर अनेक वेळा बोललेले आहेत। प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवायचा अधिकार हा अर्थातच आहे, त्याच्यात काही गर नाही। मी काही दिल्लीला गेलेले नाही आणि माझं कोणाशी बोलणं दिल्लीत नाही, त्याच्यामुळे मला फारशी काही या विषयाची माहिती नाही। मला असं वाटतं ह्याचं उत्तर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जास्त योग्यपणे देऊ शकतील, कारण का डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे आणि त्याच्यात काही खरेपणा असेल तर जरूर कुणाचीही चौकशी मागण्यासाठी आमचं काही दडपशाहीचं सरकार नाही आहे। त्याच्यामुळे कुणालाही मागणी असेल तर राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट हा डॉक्टर मनमोहन सिंगजींनीच पारदर्शक सरकार आणण्यासाठी आणला। आत्ताच्या केंद्र सरकारने राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यावर बरेच काही यंत्रणा आणलेली आहे। त्याच्यामुळे आमचं सरकार जेव्हा केंद्रातही होतं आणि राज्यात होतं, त्याच्यामुळे राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यात पारदर्शकपणा हा सरकारमध्ये काय असतो आमच्याच काळात आम्ही करून दाखवतो। त्याच्यामुळे जर कोणी कुठली इन्क्वायरी मागत असेल तर ती मागावी, तो त्याचा नैतिक अधिकार है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यमातून दिलेला है। शिवसेना के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने साफ किया है, अगर भाजपा के नेताओं की तरफ से जैसा एक्शन होगा वैसा शिवसेना का रिएक्शन होगा। नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से संवाद करते हुए उदय सामंत ने राणे विवाद के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रा ही महाराष्ट्रामध्ये 4 कॅबिनेट मंत्र्यांची सुरू झालेली होती। या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये जी गाजलेली जन आशीर्वाद यात्रा आहे ती आमच्या कोकणातली आहे आणि ती कशामुळे गाजली हे आपण 5-6 दिवसापूर्वी बघितलेलं आहे। आम्ही जरी मंत्री असलो तरी शिवसैनिक म्हणून काम करतो। शिवसेनेचे मंत्री म्हणून काम करत असताना आमचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब त्यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे। ते आमच्या दैवतासमान आहेत आणि त्यांच्यावर बोलल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय उमटते हे सगळ्या महाराष्ट्रानं बघितलेलं आहे। मी काल देखील रात्री 11 वाजेपर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये होतो। मी तिथं देखील असं सांगितलं की जन आशीर्वाद यात्रा करत असताना जनतेचे आशीर्वाद हे चांगल्या कामातनं आपल्याला कसे मिळतील यासाठी जन आशीर्वाद यात्रा असावी असं कदाचित केंद्राच्या नेत्यांनी त्यांना सांगितलेलं असावं। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रेमधनं उद्धव साहेबांवर टीका झाली, शिवसेनेवर टीका झाली, तरीसुद्धा शिवसेनेला काही फरक पडत नाही आणि शिवसेनेच्या वाढीमध्ये कुठेही कमतरता होणार नाही। शिवसेनेला कोणीही शह देऊ शकत नाही। शिवसेना आहे त्याच्यापेक्षा कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये झपाट्यानं वाढेल। याच्यावर देखील काल मी तिथंच म्हणजे कदाचित आपण विदर्भामध्ये असल्यामुळं तिथं नक्की काय काय चालतं ते मी आज आपल्याला स्पष्ट सांगतो। काल मी स्वतः रत्नागिरीमध्ये देखील होतो, सिंधुदुर्गामध्ये देखील होतो। काल तिथे देखील मी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। जशा पद्धतीनं ॲक्शन होते त्याच पद्धतीनं रिॲक्शन होते। चांगल्या पद्धतीची जर ॲक्शन झाली तर चांगल्या पद्धतीचीच रिॲक्शन मिळणार आहे, परंतु कायम उद्धव ठाकरे साहेबांना जर टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आणि तशी ॲक्शन असेल तर त्याची रिॲक्शन काय असू शकते हे 4 दिवसापूर्वी शिवसैनिकांनी दाखवलेली आहे। मधनं देखील बघितलेलं आहे। परंतु मी काल रात्रीपर्यंत 11-11:15 वाजेपर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये होतो। आता मी नागपुरात आहे, त्याच्यामुळे नक्की चर्चा काय झालेली आहे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जर चर्चा झाली असेल तर हेच महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे। हेच राजकारण
महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या निमित्तानं किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल तर दोन नेत्यांची चर्चा झाली असेल तर ते महाराष्ट्राच्या भल्यासाठीच आहे. शिवसेना पक्षानं कोणाबरोबर युती करावी, कोणाबरोबर आघाडी करावी, कोणाबरोबर सरकार स्थापन करावं किंवा करू नये याचे सगळेच्या सगळे निर्णय हे माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब घेत असतात. ते पक्षप्रमुख आहेत, आमची सगळ्यांची त्यांच्यावर श्रद्धा आहे. त्याच्यामुळे उद्धव ठाकरे साहेब जो काही निर्णय घेतात तो आम्हाला बंधनकारक असतो, राहतो आणि शिवसैनिक म्हणून आम्ही तो मानतो. नाही, मला असं वाटतं की भावना जी व्यक्त झाली किंवा ज्या पद्धतीनं त्याचा मी उल्लेख केला की समोरनं ॲक्शन झाली, त्याच्यावर रिॲक्शन झालेली आहे. त्याच्यामुळं पद देण्यामध्ये कुठच्या तरी गुंडाला पद दिलेलं आहे, कोणतरी गुंड आजूबाजूला उभे होते हे बोलणं मला असं वाटतं की उचित नाही. त्याच्यामुळे संजय राऊत साहेबांच्या आजूबाजूला कोण उभे होते किंवा पद कोणाला दिलं याच्यापेक्षा ते शिवसैनिक आहेत किंवा युवासेनेचे होते आणि त्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया म्हणून तशा पद्धतीनं कदाचित ते वागले असतील. मला असं वाटतं की त्याच्यातलं कोणीही गुंड नाही. तर मी 3 वेळा सांगितलं की ॲक्शन चांगली असेल तर रिएक्शन चांगलीच मिळते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में ली गई बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार को नागपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद के दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री की कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं. कि मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मीटिंग ली. हमारा मीटिंग लेने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो मीटिंग में कोई तथ्य नहीं है. 28 जुलाई को 2021 को ओबीसी कमीशन ने इस सरकार को एक प्रपोजल भेजा है जिसमें 435 करोड़ रुपए और मैन पावर मांगा है सरकार को, दिसंबर के पहले अगर ओबीसी आरक्षण देना है तो. लेकिन सरकार ने कल वो प्रपोजल मीटिंग में लाया नहीं. 28 जुलाई से वो प्रपोजल पड़ा हुआ है, 1.5 महीने से कोई उनको देख नहीं रहा. सबसे उसमें टेक्निकल बात है कि वो प्रपोजल के ऊपर चीफ सेक्रेटरी कमेटी ने मीटिंग लेना था. अभी तक चीफ सेक्रेटरी को समय नहीं मीटिंग लेने का, उनके ऊपर दबाव है, वो मीटिंग लेके प्रस्ताव मंजूर नहीं कर रहे. और ये सरकार के मन में अगर आरक्षण देना है तो बैठक में कोई फ़ायदा नहीं है. सीधा 435 करोड़ देना है, सोर्सेस जो मैन पावर वो देना है और तात्काल रिजर्वेशन देना है. 3 महीने में डेटा तैयार हो सकता है. और मराठा समाज का आरक्षण का डेटा देवेंद्र फडणवीस जी ने 3 महीने में दिया था. तो फिर ये सरकार ओबीसी पे अन्याय क्यों कर रही है? बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 4 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मार्च महीने में कहा कि आप जल्दी आरक्षण दीजिए, डेटा तैयार करिए. नहीं कर रही सरकार. इसका मतलब सरकार के मन में है क्या नहीं आपके ओबीसी आरक्षण देना? एक तरफ भुजबल जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र ने डेटा देना चाहिए, सेंट्रल ने डेटा देना चाहिए. उनको मालूम है कि सेंट्रल का डेटा गलत है, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय किया गया था उसमें 69 लाख गलतियाँ है, वो डेटा चल नहीं सकता. जब 3 महीने में हमारा डेटा सरकार का तैयार हो सकता है, हमारे गवर्नमेंट का तैयार हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने करो, तो फिर ये क्यों आप फुटबॉल बना रहे हैं? तो ये बैठक कितनी बार लेना मुख्यमंत्री जी ले, उसके लिए मेरा कोई कहना नहीं है. लेकिन दिसंबर तक ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, नहीं दिया तो इनको गांव में नहीं घूमने देंगे. नागपुर शहर से 25 बोरी अवैध सुपारी भरकर ले जा रही एक पिकअप गाड़ी को हाईवे पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है. ये माल किसी महावीर बोत्रा का बताया जा रहा है, जिसे वाठोड़ा स्थित एक गोदाम से ले जाया जा रहा था. मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कामठी परिमंडल की टीम एपीआई तायडे के नेतृत्व में जबलपुर हाईवे पर शेंद्रे के ढाबे के पास अपनी ड्यूटी कर रही थी. इसी दौरान उन्हें एक पिकअप गाड़ी MS32 Q4038 आती हुई दिखाई दी. संदिग्ध नजर आने पर उसे रोककर उसमें रखा माल को चेक किया गया तो सुपारी होने की बात पता चली. गाड़ी में रखी सुपारी के कागजात के बारे में पूछताछ की तो ड्राइवर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद गाड़ी सहित पूरे माल को पार्टी पुलिस के हवाले कर दिया गया. गाड़ी में करीब 25 बोरी सुपारी ले जाई जा रही थी. पता चला कि देर शाम FDA विभाग की टीम पार्टी पुलिस थाने पहुंची और पकड़े गए माल का एक सैंपल लेकर उसे CFSL लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. साथ ही गाड़ी सहित पूरे माल को जब्त किया गया है. सैंपल के रिजल्ट आने के बाद ही इस माल के बारे में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी. हालांकि जो माल इस गाड़ी में भरा हुआ था वह अत्यंत निकृष्ट और निम्न दर्जे का बताया जा रहा है, जिसकी जांच अब FDA करने वाली है. शहर में डेंगू से बचाव के लिए नागरिकों को सप्ताह में 1 दिन सूखा पालने की अपील नगर प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि नागरिक इस नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं. लोगों के घरों में कूलर तो बंद है, लेकिन उनमें पानी कई दिनों से भरा पड़ा है. इसमें डेंगू के लार्वा पैदा हो रहे हैं. इसी बीच शुक्रवार को भी सभी जोन में 8,379 घरों का सर्वे किया गया,
जिसमें 317 घरों में डेंगू के लार्वा कूलर पानी की टंकियों में पाए गए। पानी की टंकियों, गमलों, टायरों आदि में जमा साफ पानी में ही डेंगू के लार्वा होते हैं और फिर मच्छर का रूप लेते हैं। इन मच्छरों के काटने से ही डेंगू होता है और समय पर सही उपचार नहीं मिला तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। मनपा की टीम रोज़ ही लोगों के घरों का सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान 94 लोग बुखार से पीड़ित मिले। 189 के खून नमूने जांच के लिए भेजा गया और 42 के रक्त जल के नमूने लिए गए। सर्वे के दौरान 1260 घरों में कूलर्स की जांच की गई, जिसमें 94 कूलर में डेंगू के लार्वा पाए गए। 108 कूलर का पानी फेंका गया। 431 कूलर में टेमीफॉस सॉल्यूशन और 609 कूलर में डेफ्ल्यूबिज़ोरॉन गोली डाली गई। 112 कूलर में गप्पी मछली डाली गई जो लार्वा को खाती है। मनपा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों से सतर्कता बरतने व नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उड़ते विमान में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पायलट की होती है, लेकिन उसी की हालत बिगड़ जाए तो पैसेंजर्स की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। आमतौर पर उड़ते विमान में एकाएक पैसेंजर्स की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं होती रहती है, लेकिन पायलट के साथ इस तरह की घटना कम सुनाई देती है। ऐसी ही एक घटना के चलते मस्कट से ढाका जा रहे बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान में सवार 126 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। पायलट को दिल का दौरा पड़ने के बाद विमान को यहां आपात स्थिति में नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। बताया गया कि रायपुर के ऊपर से गुजरते समय विमान के चीफ पायलट नौशाद उताउल कयूम को एकाएक दिल का दौरा पड़ा। वे बेहोश होकर विमान की काकपिट पर ही गिर गए। ये देख को पायलट ने तुरंत विमान की कमान अपने हाथ में ली। एयरलाइन स्टाफ की ओर से पायलट को इमरजेंसी उपचार सुविधा दी गई, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। को पायलट ने कोलकाता ATC से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। वहां से नागपुर ATC से संपर्क करने को कहा गया। ATC से संपर्क करने पर नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दी गई। पायलट को तुरंत किंग्सवे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार ने उनकी जांच की। उनका पल्स, बीपी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। उन्हें एडवांस CPR दिया गया। इसके बाद पल्स, बीपी रिकॉर्ड होने लगा। बताया गया कि उनके हृदय की स्थिति में सुधार है, लेकिन ब्रेन इंजरी के चलते वे कोमा में चले गए। मरीज को एडवांस लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इसी बीच यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में रुकाया गया। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से यात्रियों की देखरेख की गई। रात 9 बजे विमान रवाना हो गया। गुरुवार को नाना पटोले के प्रदेशाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी घोषित हुई। कार्यकारिणी में गुटबाजी की झलक साफ नजर आ रही है, जिसके कारण अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि पालक मंत्री नितिन राउत और पूर्व मंत्री अनीस अहमद के समर्थकों को कार्यकारिणी में विशेष स्थान नहीं दिया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी की गई कार्यकारिणी में ऊर्जा व पालक मंत्री नितिन राउत, पूर्व मंत्री अनीस अहमद के समर्थकों को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, पूर्व सांसद अविनाश पांडे के समर्थकों को समाहित करने के साथ ही विधायक विकास ठाकरे गुट के लोगों को भी मौका दिया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूची घोषित की। इसी सूची में 18 महासचिव रहे। उपाध्यक्षों में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किशोर गजबिये को मौका मिला। पुरानी कार्यकारिणी में कई सक्रिय पदाधिकारियों को फिर से मौका नहीं मिला। विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व विधायक आशीष देशमुख को महासचिव पद मिला, जबकि हाल ही में देशमुख ने क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार को मंत्री पद से हटाने की मांग का पत्र लिखा था। वासनिक समर्थक महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष तक्षशिला यागधरे, हलबा समाज की नेता नंदा पराते को महासचिव बनाया गया है। पुरानी कार्यकारिणी में सचिव रहे विशाल मुत्तेमवार, उमाकांत अग्निहोत्री को महासचिव के तौर पर प्रमोशन मिला। रामकिशन ओझा महासचिव व अतुल लोंडे महासचिव व प्रवक्ता बने रहे। अविनाश पांडे के समर्थक कमलेश समर्थ सहित नरेंद्र जीचकार, अभिजीत सबकाल को सचिव बनाया गया। मुत्तेमवार ठाकरे समर्थक रहे। संजय महाकालकर, संदेश सिंगलकर, पूर्व पार्षद प्राध्यापक विजय बारसे को सचिव बनाया गया। हैदर अली दोसानी को सचिव नियुक्त किया गया। वही कामठी के पूर्व नगर अध्यक्ष शकूर नागानी को पार्टी का महासचिव बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 14 शहर व जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। विदर्भ के अकोला, बुल्ढाना में ज्यादा बदलाव हुए। नागपुर शहर के अध्यक्ष विकास ठाकरे और जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक का अध्यक्ष पद यथावत है। ठाकरे पिछले 7 साल से शहर अध्यक्ष है। उन्हें हटाने के लिए दिल्ली से मुंबई तक में शिकायतें होती रही। मूलक भी वासनिक के भरोसे पिछले 4 वर्षों से जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। मनपा चुनाव को देखते हुए यह यथावत रखा गया है। मनपा चुनाव का वार्ड पद्धति से चुनाव होने की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों में हलचल मच गई है। सबसे अधिक उत्साह ऐसे लोगों में देखा जा रहा है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। छोटी पार्टियों में भी उत्साह है, क्योंकि प्रभाग पद्धति में 4 उम्मीदवार मैदान में उतारने में उन्हें दिक्कत होती थी। राज्य चुनाव आयोग के 1 सदस्यीय वार्ड पद्धति की रचना करने की अधिसूचना आने के बाद से वार्ड का सीमांकन शुरू कर दिया गया है। अब चुनाव लड़ने के इच्छुकों की वार्ड सीमांकन पर नजर है। किस वार्ड का सीमांकन कैसा होगा, कौन कौन सी बस्तियों का समावेश किस वार्ड में होगा, कितने मतदाता होंगे और किस वर्ग के तरीके के होंगे, इस पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने एक कच्चा प्रारूप तैयार करने के लिए समिति के गठन का निर्देश भी दिया है। इसके लिए मनपा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी रखने वाले अधिकारी, प्रभाग रचना से संबंधित नियुक्त अधिकारी, नगर रचनाकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ व आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारियों की मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। फिलहाल प्रभाग रचना के तहत एक प्रभाग में 41 से 71 हजार तक मतदाता है। वार्ड पद्धति में अब एक प्रभाग को 4 भागों में बांटा जाएगा, जिसके चलते एक वार्ड में 12 से 20 हजार तक मतदाता हो सकते हैं। कम मतदाता संख्या व छोटे भौगोलिक क्षेत्र के चलते अब हर उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में भी आसानी होगी। अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे, इसीलिए वोट भी बटेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि जिसने 2500 से 3000 वोट हासिल कर लिए, उसकी जीत हो सकती है। इसी के चलते चुनाव लड़ने के इच्छुकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जब से वार्ड सिस्टम से चुनाव होने की घोषणा हुई है, तभी से सिटी में सभी पार्टियों के युवा कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने संगठनों के माध्यम से जनता सेवा में लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की लहर है। एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों को आने जाने के लिए बने रास्ते का उपयोग न तो खुद यात्री करते हैं और न ही एसटी बस स्टैंड मैनेजमेंट यात्रियों को मेन रास्ते से आने जाने के लिए बाध्य कर पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि यात्री और बस दोनों ही एक रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। इसके कारण शुक्रवार को एसटी बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर बड़ा हादसा हो गया। बस स्टैंड से बाहर निकल रही महिला लाल बस की चपेट में आ गई। हालांकि वह चक्के के नीचे नहीं आई, लेकिन बस के नीचे आने से उसे गंभीर चोटें आई हैं। गणेशपेट स्थित एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों के आने जाने के लिए टिकट काउंटर वाले एरिया से मुख्य द्वार बनाया गया है, लेकिन यात्री बसों के आने जाने वाले मार्गों का ही उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि एसटी बस स्टैंड मैनेजमेंट भी बसों के आने जाने वाले गेट पर यात्रियों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाती। बस स्टैंड में आने वाली बसें कभी कभी तेज रफ्तार से अंदर आती हैं। ऐसे में अचानक किसी यात्री के सामने आने से हादसा होना लगभग तय ही माना जाता है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं कराया गया है। शुक्रवार को एसटी बस स्टैंड से बाहर निकल रही महिला लाल बस की चपेट में आ गई। हालांकि वह चक्के के नीचे नहीं आई, लेकिन बस के नीचे आने से उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहां पर मौजूद एसटी बस स्टैंड स्टाफ और ऑटो चालकों की तत्परता से उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला करीब 80 वर्ष की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है।
कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक राजेश भूसारी की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए खंडागले समिति का गठन सरकार ने किया था। एक सदस्यीय समिति के जांच अधिकारी खंडागले पुणे से नागपुर आए। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। एपीएमसी घोटाले की जांच की मांग भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े लगातार करते आए हैं। उन्होंने जांच अधिकारी खंडागले से मुलाकात कर विस्तार से घोटाले के स्वरूप की जानकारी दी। खंडागले ने सभी नए व पुराने रिकॉर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सादर करने को आश्वस्त किया है। विधायक कृष्णा खोपड़े ने उन्हें बताया कि वर्ष 2002 से 2020 तक 8 से 9 वर्षों में मोमिनपुरा में संचालित अवैध बकरा मंडी से सरकार को केवल 95,000 रुपये राजस्व ही मिला। जब हाईकोर्ट के आदेश पर बकरा मंडी एपीएमसी में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ सप्ताह में 3 दिन बाजार लगता है। 3 दिनों में लगभग 10 लाख रुपए राजस्व सरकार को मिलता है। उन्होंने प्रशासक के भ्रष्टाचार के चलते लगभग 50 करोड़ रुपए घोटाला की जानकारी दी। खोपड़े ने जांच अधिकारी को बताया कि प्रशासक ने बकरा मंडी शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले 51 लाइसेंस धारकों का बैकडेट से नवीनीकरण कर दिया। नियमानुसार हर वर्ष रिन्यूअल करवाना होता है। अपात्रों को भी लाइसेंस दिया गया, जबकि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर मामला दर्ज करवाया जाना था। इन लोगों ने साठ-गांठ कर करोड़ों का राजस्व डुबो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों को टुकड़ों में कर बिना टेंडर निकाले ही ठेकेदारों को बांट दिया गया। बावजूद भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय उसे 1 वर्ष और नियुक्ति बढ़ा दी गई। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।